एपिसोड की स्टार्टिंग होती है तो हम देखते हैं कि हाथेसुल सूटकेस को ओपन कर चुका है। उस सूटकेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जब हाथेसुल उस सूटकेस की चीज़ों को चेक करता है तो पता चलता है कि वो सारी चीज़ें उसके भाई तेहन की होती हैं, क्योंकि सूटकेस के अंदर तेहन के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसका सेल फोन होता है और वही कैमरा होता है जो तेहन हमेशा यूज़ किया करता था। यूँ तो सूटकेस के अंदर बहुत सारी और चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन हाथेसुल उस सूटकेस के अंदर रखी एक की को गौर से देखने लगता है और ये सोचने लगता है कि इस की को उसने पहले भी कभी देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा होता कि ये की आखिर किस लॉक की है। सूटकेस का अचानक से मिलना हाथेसुल को अजीब तो लगता है, लेकिन फिर भी हाथेसुल उस सूटकेस को लेकर अपनी कार में वहाँ से जाने लगता है। अब हाथेसुल उस सूटकेस से वो की और तेहन का सेल फोन निकाल लेता है। हाथेसुल जब तेहन के सेल फोन को ऑन करने के बाद चेक करता है तो उसे बहुत सारे अननोन नंबर्स का आया हुआ कॉल दिखता है और हाथेसुल तेहन का फ़ोन चेक कर ही रहा होता है कि उसी वक्त उस फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। हाथेसुल जैसे ही कॉल रिसीव करता है उसे किसी इंसान की आवाज़ आती है जो कि पूछ रहा होता है कि क्या आप मिस्टर तेहन हैं। हाथेसुल भी अपना नाम ना बताते हुए कहता है कि जी हाँ, मैं तेहन बोल रहा हूँ। अब फ़ोन कॉल पर जो इंसान होता है वो कुछ अजीब क्वेश्चंस पूछने लगता है। वो कहता है कि मिस्टर तेहन, आपको मुझे कॉल करना चाहिए था, वैसे आप किस जगह पर गिरे हैं। अब हाथेसुल भी तेहन बन के बात करने की कोशिश करता है और उस इंसान की बातों का रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं गिम्फो के एक फील्ड में गिरा हूँ। अब वो इंसान कहता है तो फिर मिस्टर तेहन, आपको चोट भी आई होगी। वो आजकल कुछ एरर होने के कारण हर कोई गिम्फो में ही गिर रहा है, वैसे कंट्रोल ब्यूरो का क्या। हाथेसुल भी रिप्लाई में कहता है कि वो सब ठीक है। अब दोबारा से वो इंसान हाथेसुल से पूछता है कि क्या वो की आपने लिया और क्या आपके बॉडी पार्ट सब सही हैं। हाथेसुल भी रिप्लाई देते हुए हाँ कहता है। अब जब वो इंसान हाथेसुल को कहता है कि ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं, तो हाथेसुल पूछता है कि मुझे आपसे मिलने के लिए कहाँ आना होगा। वो इंसान कहता है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप इस समय कहाँ हैं ये बताइए, मैं आपको लेने के लिए आता हूँ। अब जब हाथेसुल ये बताता है कि वो एक्वेंटेंस हाउस में है तो ये सुनते ही फ़ोन पर उस इंसान को शक हो जाता है कि वो जिससे बात कर रहा है वो तेहन नहीं है। इसलिए अब ये इंसान हाथेसुल से पूछता है कि आपके हाथ पे जो नंबर स्टैम्प किया हुआ है वो नंबर आप मुझे बताइए। अब क्योंकि हाथेसुल ऐसे किसी भी नंबर के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वो अब पकड़ा जाता है और फ़ोन कॉल पर जो इंसान था उसे अब कन्फर्मली पता चल जाता है कि वो जिससे बात कर रहा था वो तेहन नहीं है। ये जानने के बाद वो इंसान कॉल कट कर देता है और जब हाथेसुल उसी इंसान के नंबर पर वापस से कॉल लगाता है तो उसका नंबर नॉट रीचेबल आता है। अब हाथेसुल अपने घर आता है और उसके पास वो सूटकेस भी होती है। अब जैसे ही हाथेसुल अपने घर में एंटर करता है तो वो देखता है कि स्योंगबुक के साथ कुछ लोग उसके घर में हैं और वो लोग हाथेसुल के घर की चीज़ों को चेक कर रहे हैं। हाथेसुल अब स्योंगबुक से पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। स्योंगबुक हाथेसुल को बताता है कि किसी ने तुम्हारे घर का सिक्योरिटी अलार्म ऑफ कर दिया है, लेकिन सिक्योरिटी कैमरा में भी देखने के बाद ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ कौन आया था। अब हाथेसुल अपने घर के सारी चीज़ों को जब देखता है तो हर चीज़ अपनी जगह पे होती है, कुछ भी सामान घर से मिसिंग नहीं होता है। बस एक पेंटिंग थी दीवार पर जो पहले के हिसाब से उल्टी लगी हुई थी और जब हाथेसुल उस पेंटिंग को उतारने को कहता है तो पेंटिंग को हटाते ही वॉल पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। दरअसल वॉल पर लिखा होता है कि अपने भाई को मत ढूंढो और अगर तुम अपने भाई को ढूंढोगे तो तुम मारे जाओगे। और गाइस, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि वॉल पर जो लिखा हुआ था ये मैसेज हाथेसुल के लिए ही था।
इस मैसेज को देखने के बाद स्योंगबुक हातेसुल के लिए काफ़ी परेशान हो जाता है और हातेसुल को कहने लगता है कि मैं घर के चारों ओर गार्ड्स लगवा देता हूँ, तुम कहीं बाहर मत जाओ, मैं तुम्हारा आज का सारा शेड्यूल भी कैंसिल करवा देता हूँ। स्योंगबुक इतना सब बोलने के बाद हातेसुल से पूछता है कि रिसेंटली में तुमने कुछ अजीब काम तो नहीं किया है ना। लेकिन हातेसुल जानता था कि तेहन का सामान वाला सूटकेस अचानक से गिम्फो में मिलना और वो फ़ोन कॉल वाले इंसान की बातें सब बहुत अजीब थी और शायद यही रीज़न है कि उसके घर के वॉल पर किसी ने ये मैसेज लिखा है। अब स्योंगबुक के जाने के बाद हातेसुल उस की को जो सूटकेस में से मिली थी उसे चेक करने लगता है। हातेसुल अपने घर के हर लॉक को उस की से खोलने की कोशिश करता है, बट इस की से कोई भी लॉक नहीं खुलती है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो की किसी और लॉक की है। लेकिन हातेसुल जब भी उस की को देखता है तो वो की उसे जानी पहचानी लगती है। हातेसुल बहुत ट्राई करता है ये भी सोचने की कि ये की आखिर उसने कब और कहाँ देखी है, और अब काफ़ी ट्राई करने के बाद हातेसुल थक जाता है। लेकिन वो उस सूटकेस में रखी हुई तेहन के कैमरे को निकाल लेता है और कैमरा को चेक करने लगता है। कैमरा को चेक करने के बाद उसे कैमरा में एक रील मिलती है। अब हातेसुल उस रील्स के फ़ोटो को चेक करने के लिए अपने बॉडीगार्ड के हेल्प से एक डार्क रूम बनाता है। डार्क रूम में हातेसुल जब तेहन के कैमरा की रील्स को चेक करता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि जो पिक्चर्स उस कैमरा से ली गई थी वो आज की होती है। मतलब आज गिम्फो की उसी फील्ड की पिक्चर होती है जहां हातेसुल गया था और उसे तेहन की सूटकेस मिली थी। इनफैक्ट हातेसुल को उस कैमरा के रील्स में आज से 2 दिन पहले की पिक्चर्स भी मिलती हैं। हातेसुल ये सब देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि जब ये कैमरा तेहन का है तो इसमें ये सारी पिक्स कैसे हैं। और इतना ही नहीं, हातेसुल को उस कैमरा के पिक्चर्स में अपनी और एक लड़की की पिक्चर भी मिलती है। दरअसल इस पिक में जो लड़की होती है वो और कोई नहीं बल्कि सेहे होती है। हातेसुल और सेहे ने ब्राइड और ग्रूम वाली ड्रेस पहनी होती है। ऐसा लग रहा है इस पिक्चर को देख करके कि जैसे ये दोनों एक कपल हों। लेकिन इसमें हमें दिखाया जाता है कि जब हातेसुल का बॉडीगार्ड हातेसुल और सेहे की ये पिक्चर देख के हातेसुल से पूछता है कि क्या आप मैरिड हैं, आपने शादी कर ली है और बताया भी नहीं है। हातेसुल उसे कहता है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ और मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ। अब हम दूसरे सीन में सेहे को देखते हैं जो कि सोई हुई है और वो एक सपना देख रही है। दरअसल सपने में सेहे और हातेसुल ब्राइड और ग्रूम के ड्रेस में हैं और काफ़ी खुश भी हैं। लेकिन तभी सेहे को एक गोली आ लगती है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। सेहे के बगल में हातेसुल है जो कि सेहे को गोली लगते देख काफ़ी नर्वस हो गया है और सामने से कुछ लोग चल के आते हैं जिनके हाथ में गन होती है और उनमें से एक आदमी हातेसुल की ओर गन पॉइंट करते हुए ये पूछ रहा है कि ये लड़की या ये दुनिया, तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। तभी सेहे हातेसुल को देख के बार बार नो कहे जा रही है। साथ ही हम देखते हैं कि जिस इंसान के हाथ में गन थी उसने अपने गन से किसी को शूट कर दिया है और इतने में सेहे की आंख खुलती है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये सारी चीज़ें सेहे अपने सपने में देख रही थी। अब सेहे की आंख खुलती है तो वो जोइजे सुन के घर पे है और क्योंकि उसने जो अभी सपना देखा वो काफ़ी बुरा था इसलिए वो डर जाती है और उसके नोज से ब्लीडिंग भी हो रही है। लेकिन वो हमेशा की तरह इस बार फिर अपने नोज से हो रही ब्लीडिंग को इग्नोर कर देती है। अब सेहे खिड़की से आ रही धूप को देख के जोइजे सन के घर के टेरेस पे जाती है और टेरेस पे खड़े होकर सेहे वहाँ की हर चीज़ को गौर से देखने लगती है। सेहे को देखकर यहाँ पर ऐसा लगता है कि उसने ये सारी चीज़ें कई दिनों से नहीं देखी हो। वो हवा में खुलकर सांस लेने लगती है और इस सीन में सेहे अपने फादर को याद करती है। दरअसल सेहे जहाँ पहले रहती थी वहाँ के हवा में पॉइजन हुआ करते थे और इसलिए सेहे के फादर उसे खुली हवा में सांस लेने से हमेशा मना करते थे।
अब सीन चेंज होता है तो हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है और इस रेस्टोरेंट का नाम सियांगवॉन होता है। ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ कल रात चोय जे सुन ने सेहे को खाना खाने को दिया था। मतलब ये वही जगह है जहाँ चोय जे सुन काम भी करता था। इस सीन में हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट का मालिक रेस्टोरेंट के अंदर सीसीटीवी कैमरा को ठीक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं जो कि रेस्टोरेंट के ओनर को एक ऑडियो क्लिप सुनाते हैं। दरअसल जब सेहे चोय जे सुन को डरा रही थी खाना देने के लिए, उसी वक्त चोय जे सुन सेहे को खाना देने के बाद पुलिस को फ़ोन कर देता है और सेहे के बारे में डिटेल्स में बताता है। रेस्टोरेंट का ऑनर इस ऑडियो क्लिप के बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो बस इतना बताता है कि ये ऑडियो क्लिप में चोय जे सुन की आवाज़ है। वो मेरे रेस्टोरेंट में काम करता है। लेकिन ये दो इंसान जो खुद को इमिग्रेंट ऑफिसर बता रहे होते हैं और रेस्टोरेंट के ओनर को भी अपने साथ कहीं ले जाते हैं। इस सीन में हमें पता चल रहा होता है कि ये लोग सेहे को ढूंढ रहे हैं। अब सीन वापस से चेंज होता है तो हम चोय जे सुन को देखते हैं जो कि रास्ते में है और फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है। बात करते करते चोय जे सुन अपने घर जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो वो सेहे को अपने घर के टेरेस पर खड़े देखता है, जो कि हाथ में बड़ा सा बैग लिए हुए चोय जे सुन को कहती है कि तुम आ गए, चलो अब हम चलते हैं। चोय जे सुन सेहे को कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। सेहे रिप्लाई देते हुए कहती है कि हम बुसान जा रहे हैं क्योंकि हातेसुल ने सूटकेस को ओपन कर लिया है और वो लोग हातेसुल को जान से मार सकते हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। दरअसल चोय जे सुन सेहे को अपने घर में इसलिए रखे हुए था क्योंकि चोय जे सुन एक गरीब लड़का है जिसे पैसों की ज़रूरत है। जब उसने सेहे को लॉटरी टिकट्स का नंबर पहले से जानते हुए देखा था तो चोय जे सुन को लगा था कि अगर सेहे उसे लॉटरी टिकट्स में विनिंग टिकट्स के नंबर का पता बता देगी तो वो ऐसे बहुत सारे पैसे कमा सकेगा। लेकिन जब चोय जे सुन सेहे से लॉटरी विनर्स के नंबर पूछता है तो वो नहीं बताती है। अब चोय जे सुन सेहे से कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की, तुम बेहोश हो गई थी तो तुम्हें अपने घर पर लाया, तुम्हें खाना दिया, तुमने फ़ोन कॉल करने को कहा था, मैंने वो भी किया। अब तो मेरा ये एक्सपेंसिव बैग भी तुम ले जा रही हो, बदले में तुम मुझे लॉटरी विनर का नंबर बता दो। लेकिन सेहे इनकार करते हुए वहाँ से जाने लगती है और जब चोय जे सुन सेहे को रोकता है तो सेहे ने जो शर्ट पहना हुआ था वो फट जाता है और सेहे के बाजू पर जो स्टैम्प किया हुआ नंबर था वो दिखने लगता है। इस सीन में जब सेहे के बाजू पर स्टैम्प किया हुआ नंबर दिखता है तो एक अजीब सी चीज़ होती है। सेहे के बॉडी से वाइब्रेशन की आवाज़ आती है, जिसे देख चोय जे सुन डर जाता है और सेहे को कहता है कि क्या तुम गोस्ट हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी एक माँ है, मेरे भाई भी अभी छोटे हैं। इतने देर में सेहे चोय जे सुन को एक नंबर लॉटरी का बता देती है और कहती है कि बाकी नंबर वो तब बताएगी जब चोय जे सुन उसे बुसान लेकर जाएगा। अब क्योंकि सेहे ने जो ड्रेस पहना था उसे चोय जे सुन ने गलती से फाड़ दिया था, तो सेहे अब चोय जे सुन से कपड़े मांगती है। चोय जे सुन उसे लड़कियों वाले कपड़े देता है, बट सेहे चोय जे सुन से उसके कपड़े मांगती है जो चोय जे सुन ने उसी वक्त पहना था। अब चोय जे सुन बुसान जाने से पहले अपने रेस्टोरेंट के ओनर को कॉल करता है ये कहने के लिए कि आज वो काम पर नहीं आएगा। और इधर हमें रेस्टोरेंट का ओनर दिखाया जाता है जो कि कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता है। चोय जे सुन का कॉल जब उसका ओनर नहीं उठाता है तो सेहे समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और वो साइड में खिड़की से झांकती है तो वहाँ कंट्रोल ब्यूरो वाले लोग होते हैं। दरअसल ये वही लोग हैं जो कुछ देर पहले चोय जे सुन के रेस्टोरेंट भी गए थे और अपने आप को इमिग्रेंट ऑफिसर बता रहे थे। अब सेहे जैसे ही इनको देखती है तो वो समझ जाती है कि ये लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। इतने में इन लोगों को भी, मतलब कंट्रोल ब्यूरो वाले लोगों को भी मालूम लग जाता है कि सेहे इस वक्त चोय जे सुन के साथ उसके घर में ही है।
अब इस सीन में हम देखते हैं कि कंट्रोल ब्यूरो के 3 लोग सेह को पकड़ने के लिए चो जे सुन के घर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर सेह और इन तीनों लोगों के बीच काफ़ी फाइट भी होती है, जिसमें सेह थोड़ी घायल तो होती है लेकिन इन तीनों कंट्रोल ब्यूरो वाले लोगों को काफ़ी इंजर्ड भी कर देती है। लेकिन फाइट अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जब सेह और चो जे सुन घर से निकलते हैं तो यही कंट्रोल ब्यूरो के बाकी लोग इन पे हमला करते हैं। इन लोगों से फाइट करते करते सेह और चो जे सुन टेरेस पे जा कर के छुप जाते हैं, लेकिन छुपने के बावजूद सेह और चो जे सुन पकड़े जाते हैं। लेकिन सेह यहाँ पर गिव अप नहीं करती है, वो चो जे सुन को लेकर वापस से भागती है। एंड एक पॉइंट पे जब सेह और चो जे सुन कंट्रोल ब्यूरो के गन पॉइंट पर होते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल ब्यूरो का एक आदमी सेह को कहता है कि क्या तुम जल्दी मरना चाहती हो। सेह उसके तरफ देखकर उसका रिप्लाई करती है कि मैं आज मरने वाली नहीं हूँ। ये कहते ही सेह चो जे सुन को लेकर टेरेस से एक चलते हुए ट्रक पे कूद जाती है। अब हम नेक्स्ट सीन में हाथेसुल को देखते हैं जो कि एक कोलैब्रियम में है और वहाँ से अपने भाई तेहन की अस्थियों को एक पैकेट में डाल रहा है। अपने भाई तेहन की अस्थियों को ले जाकर हाथेसुल डीएनए टेस्ट कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त स्योंगबुक और स्योजीना वहाँ आ जाते हैं। स्योंगबुक हाथेसुल को डीएनए टेस्ट करने के लिए डांटने लगता है, लेकिन हाथेसुल डांट से बचने के लिए उन दोनों से मजाक करना शुरू कर देता है। हाथेसुल मजाक करते हुए स्योंगबुक और स्योजीना से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ एक साथ क्या कर रहे हो, कहीं तुम दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे हो। लेकिन स्योजीना हाथेसुल की बातों को इग्नोर करते हुए डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट को चेक करती है और रिपोर्ट को देखकर हाथेसुल को कहती है कि 99.9% चांसेस हैं कि डीएनए मैच नहीं है। इस सीन में हमें डीएनए रिपोर्ट्स के बारे में अच्छे से दिखाया नहीं गया है। अब दूसरे सीन में हम हाथेसुल और उसके बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि कार में कहीं जा रहे हैं, लेकिन हाथेसुल को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी कंफ्यूजन में है। बॉडीगार्ड भी हाथेसुल को परेशान देखकर उसे कुछ बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से हम हाथेसुल को देखते हैं जो कि बॉडीगार्ड को जीनियस कहता है। दरअसल बॉडीगार्ड के बातों से हाथेसुल को अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता है और इसलिए हाथेसुल बॉडीगार्ड की बातें सुनते सुनते उसे अचानक से जीनियस कहता है। गाइस, जैसा कि हमने कुछ देर पहले देखा कि एक की भी हाथेसुल को उस सूटकेस में मिली है। इस की को देखकर हाथेसुल को बार बार ये लगता है कि जैसे वो इस की के लॉक को जानता है और इसी कारण से हाथेसुल कंफ्यूज भी होता है कि आखिर उसने ये की पहले कहाँ देखा है। और जब कार में बॉडीगार्ड की बातों को सुनने के बाद हाथेसुल को याद आता है कि ये की उसके फर्स्ट लैब में रखी हुई एक लॉकर की है, तो हाथेसुल अपने बॉडीगार्ड को जियोंगी प्रोविनेंस की ओर जाने को कहता है, क्योंकि जियोंगी प्रोविनेंस में ही उसका फर्स्ट लैब होता है जिसे उसके भाई तेहन ने उसके लिए बनाया था। अब हम देखते हैं कि हाथेसुल अपने फर्स्ट लैब के बाहर खड़ा होता है और वो अपने बॉडीगार्ड बोंग स्योन को कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ। लैब के अंदर का सीन अब दिखाया जाता है जहाँ हाथेसुल उस लॉक को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक लैब से मिसिंग होती है। लेकिन हाथेसुल को लैब के वॉल पर न्यूज़पेपर के कुछ कटिंग्स लगे हुए दिखते हैं। ये देखकर हाथेसुल को अजीब लगता है क्योंकि न्यूज़पेपर के कटिंग्स में रीसेंट की न्यूज़ रहती है। हाथेसुल ये सब देख ही रहा होता है कि इतने में हाथेसुल को किसी की आवाज़ आती है और ये आवाज़ किसी और की नहीं, उसके अपने भाई तेहन की होती है, जो कि हाथेसुल से पूछता है कि तुम इतने देर से यहाँ क्या कर रहे हो। अब हाथेसुल तेहन को देखते ही फिर से पिल्स लेने लगता है, लेकिन वो इस बार पिल्स लेते हुए रुक जाता है क्योंकि हाथेसुल समझ चुका है कि तेहन को देखना उसका वहम नहीं है। तेहन मरा नहीं है, वो जिंदा है। तेहन को देखकर अब हाथेसुल इमोशनल हो जाता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या है। मेरे पास ये की है, लेकिन इसका लॉक जो इस लैब में था वो कहाँ है।
तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम जिंदा हो लेकिन ऐसा दिखावा क्यों किया कि तुम मर चुके हो? आखिर कैसे तुमने किया ये मेरे साथ? हातिसुल ये सब पूछ ही रहा होता है कि उसे एक कॉल आता है और ये कॉल उसी इंसान का होता है जिसे हातिसुल ने गिम्फो में तेहन के फ़ोन पर तेहन बन करके बात किया था। अब हातिसुल जब फ़ोन रिसीव करता है तो वो इंसान हातिसुल को कहता है कि तुम जिस लॉक को ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है, हमें मिलना चाहिए। हातिसुल इस इंसान से काफ़ी गुस्से में चिल्लाते हुए पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे भाई के साथ क्या हुआ है, तुम उसे कैसे जानते हो? वो इंसान हातिसुल को बताता है कि तुम्हारा भाई ही तो मेरा बिजनेस पार्टनर है और अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे मिलकर मुझे वो की दे दो, वरना अगर मैं लॉक तोड़ दूंगा तो अंदर रखी हुई चीज़ें बर्बाद हो सकती है, जो कि सही नहीं है। हातिसुल इस इंसान से पूछता है कि मेरा भाई जिंदा है, लेकिन वो तो मर चुका था। वो इंसान हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा भाई कभी मरा ही नहीं था। अब हम देखते हैं कि लैब के बाहर वही कंट्रोल ब्यूरो के लोग होते हैं जो सेह को भी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल ब्यूरो वाले लोगों का मकसद हातिसुल को ढूंढना है। हातिसुल जब इन लोगों को देखता है कि ब्लैक यूनिफॉर्म में इतने सारे लोग गन लिए हुए उसे ढूंढने आए हैं तो वो उनसे काफ़ी बचने की कोशिश करता है, लेकिन हातिसुल पकड़ा जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि हातिसुल को ये लोग किसी इमाइग्रेट कंट्रोल ब्यूरो नाम की जगह पर ले जाते हैं और हातिसुल को एक कमरे में कैद कर देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद कुछ लोग आते हैं और हातिसुल को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि वो लोग इमाइग्रेंट कंट्रोल ब्यूरो टीम 7 से हैं और ये काम वो लोग लास्ट ईयर से कर रहे हैं। अब हातिसुल को वो लोग सेह की पिक्चर दिखाते हैं और हातिसुल से पूछते हैं कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो? हातिसुल सेह की पिक्चर देखने के बाद कहता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ। इतना पूछने के बाद ये लोग अब हातिसुल से सूटकेस के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि हातिसुल के सोशल स्टेटस के कारण वो लोग हातिसुल से अच्छे से पेश आ रहे हैं और वो लोग जो कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के परमिशन से कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनके साथ हातिसुल भी कोऑपरेट करे। लेकिन जब हातिसुल सूटकेस के बारे में बताने से इनकार कर देता है तो वो लोग हातिसुल को धमकी देने लगते हैं। वो हातिसुल की कंपनी क्वांटम एंड टाइम को और हातिसुल के स्टेटस को नुकसान पहुंचाने के बारे में बातें करते हैं और यहाँ पर वो लोग तेहन का भी जिक्र करते हैं, जिसे सुनकर हातिसुल काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है। अब सीन चेंज होता है तो हम फिर से हातिसुल को देखते हैं जो कि अचानक से नींद से जगा है और वो खुद को घर पे पाता है। साथ ही अपने बॉडीगार्ड बोंग स्योंग को भी देखता है और जल्दी से जा करके लॉकर में रखे हुए सूटकेस को भी चेक करता है। हातिसुल का बॉडीगार्ड हातिसुल को बताता है कि उन लोगों ने, मतलब कंट्रोल ब्यूरो वाले लोगों ने हातिसुल को घर पहुंचाया और उन्होंने बॉडीगार्ड को मारा नहीं था, बस ऐसा दिखावा किया था। इतना सब बताने के बाद हातिसुल का बॉडीगार्ड हातिसुल से पूछता है कि क्या आप उन लोगों को जानते हैं? हातिसुल रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं उन लोगों को नहीं जानता, इससे पहले मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है। अब हातिसुल का बॉडीगार्ड हातिसुल को कहता है कि सर आपको अभी कुछ दिन घर पर ही रहना चाहिए, आपका बाहर जाना सेफ नहीं है। लेकिन हातिसुल अपने बॉडीगार्ड की बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि चलो आज हमें वुसान जाना है। अब सीन चेंज होती है, हम चोए जे सुन को देखते हैं जो कि वुसान जाने के लिए ट्रेन की 2 टिकट्स लेने के लिए लाइन में खड़ा होता है। चोए जे सुन के पास पैसे कम होने के कारण वो स्लो ट्रेन की 2 टिकट खरीद लेता है। वही टिकट लेने की लाइन में चोए जे सुन के ठीक पीछे हम हातिसुल के बॉडीगार्ड बोंग स्योन को भी देखते हैं जो कि वुसान जाने की ट्रेन की टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा होता है। मतलब ये लोग एक ही जगह वुसान जा रहे हैं, लेकिन ये लोग अलग अलग ट्रेन में जाएंगे क्योंकि चोए जे सुन के पास कम पैसे होते हैं, इसलिए वो स्लो चलने वाली ट्रेन की टिकट लेता है। अब हम सेह को देखते हैं जो कि वॉशरूम में है। दरअसल सेह जब कंट्रोल ब्यूरो वालों से बचने के लिए फाइट कर रही थी तभी उसके पेट में चोट लग गई थी, जिसके कारण अभी उसे बहुत पेन हो रहा है।
लेकिन सेहे अपने दर्द को इग्नोर करे जा रही थी। अब दूसरे तरफ हातेसुल और हातेसुल के बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है, जो कि उसी रेलवे स्टेशन पर हैं और आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। दरअसल हातेसुल का बॉडीगार्ड हातेसुल से पूछ रहा है कि हातेसुल के घर पर जिसने दीवार पर ये लिखा था कि अगर हातेसुल अपने भाई तेहन को ढूंढेगा तो वो मारा जाएगा, क्या ये लिखने वाला इंसान कंट्रोल ब्यूरो का आदमी था। हातेसुल इस बात को सुनने के बाद अपने बॉडीगार्ड को रिप्लाई देता है कि अगर वो इंसान कंट्रोल ब्यूरो से होता तो कल रात जब कंट्रोल ब्यूरो ने हातेसुल को पकड़ा था तभी हातेसुल की जान वो लोग ले सकते थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब मेरे घर पर जिसने तेहन को ढूंढने पे मुझे जान खोने की धमकी दी थी वो कोई और है। अब हमें दूसरे सीन में सेहे और चोय जे सुन दिखाए जाते हैं, जो कि उसी रेलवे स्टेशन पर हैं जिस पे हातेसुल और बोंगस्योन हैं। चोय जे सुन सेहे को कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं वॉशरूम से आता हूँ, लेकिन सेहे चोय जे सुन के जैकेट में लॉटरी विनिंग के सारे नंबर लिखकर रख देती है और वहाँ से अकेली बिना चोय जे सुन को बताए चली जाती है। और अब एपिसोड के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेहे एंड हातेसुल दो अलग अलग ट्रेन में बैठने जा रहे हैं और इस दौरान ये लोग एक दूसरे को देखने ही वाले होते हैं कि इनके बीच में एक ट्रेन आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। लास्टली अब सेहे अपनी ट्रेन में बैठ चुकी है और ट्रेन खुल जाती है। तभी ट्रेन को जाता देख चोय जे सुन भी आता है, लेकिन ट्रेन तब तक जा चुकी है। इस सीन के साथ एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।